नमस्कार, स्वागत है आपका सात के बिसात में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की उस खबर से जिसने कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से दोनों ही दलों के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो कि सोचने पर मजबूर कर दे। दरअसल पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। दीपक जोशी के कांग्रेस दफ्तर पहुंचते ही हंगामा हुआ। जोशी समर्थकों को पीसीसी चीफ कमलनाथ के कैबिन में जाने से रोका गया, जिस पर दीपक जोशी के समर्थक भड़क गए। इससे पहले दीपक जोशी भोपाल में अपने 74 बंगले स्थित सरकारी आवास से पिता स्वर्गीय कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर पीसीसी के दफ्तर पहुंचे। देवास से भोपाल रवाना होने से पहले जोशी ने खेड़ापति मंदिर में दर्शन किए, जिसके बाद समर्थकों ने उन्हें फरसा भेंट किया। तो दीपक जोशी स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के बेटे हैं। बता दें कि वो पूर्व सीएम रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के संघ के जमाने से बीजेपी को खड़ा करने को लेकर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 8 बार के वो विधायक रहे उनके पिता, और खुद भी वो मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट में। ऐसे में उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आज में मेरे सामने ये कहा गया था कि कन्नौज खाते का इसी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डांटते हुए मुझे कहा था कि ब्रजमोहन धूत की क्या गलती है, सेटिंग है मुझसे ब्रजमोहन धूत, क्यों उसका टिकट काट? लड़ना है तो इस जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं, मुझे हाथ का सीट दी गई। और आज भी इस मंच से सम्माननीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, संजय भैया, इन सबके सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से 4.5 साल से मेहनत कर रहा, कांग्रेस के झंडे उठा रहा, उसकी सीट को मैं चोरी करूं, उसकी सीट को मैं डाका डालूं, इसलिए मैं उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ूं। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव को अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी दल जहां बेहतर प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हैं, तो वहीं अब टिकट की दावेदारी की होड़ भी शुरू हो गई है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सांसद भी इसमें पीछे नहीं है। भाजपा सांसद विजय बघेल ने तो सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा तक जता दी है और सीएम ने इसका जवाब भी दे दिया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच सियासी अदावत किसी से छुपी नहीं है। यूं तो दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं, लेकिन सियासत के मैदान में दोनों की प्रतिद्वंदिता भी जग जाहिर है। अब एक बार फिर भतीजे ने चाचा के खिलाफ चुनावी समर में उतरने की इच्छा जाहिर की है। जी हां, विजय बघेल ने कहा है कि वे पाटन सीट से मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वे पार्टी नेतृत्व से आग्रह भी करेंगे। वहीं विजय बघेल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या उनकी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। व्यक्तिगत इच्छा अगर आप पूछे जी, तो यह व्यक्तिगत विचार है। अगर पार्टी ये कहती है, मुझे आदेशित करती है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो मैं सीधा सीधा एक ही लाइन कहूं कि मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना भी करूंगा हमारे नेताओं से कि मेरे को मुख्यमंत्री के पाटन क्षेत्र ही चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। पार्टी टिकट डिक्लेयर कर दिया क्या भारतीय जनता पार्टी? उन्होंने कहा कि वो पाटन चुनाव, वही मैं कह रहा हूँ कि पार्टी डिक्लेयर कर दिया क्या? कोई लड़े, हमको क्या फर्क पड़ता है। पाटन सीट में भूपेश बघेल और विजय बघेल पहले भी 2-2 हाथ कर चुके हैं। कभी भूपेश बघेल के हाथों विजय बघेल को पराजय का सामना करना पड़ा, तो 2008 में विजय बघेल पहली बार भूपेश सरकार के विजय रथ को रोकने में सफल रहे थे। ऐसे में 2023 के महामुकाबले में भूपेश बघेल और विजय बघेल आमने सामने होंगे या नहीं, यह तो कुछ महीने बाद साफ होगा। लेकिन विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ ताल ठोककर
पाटन की सियासी सरगर्मी जरूर तेज कर दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शनिवार को सीधी के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने भागवत कथा में आरती की। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस समय गौ समस्या देश में है और गाय दुधारू हो या ना हो, पर मैंने इस समस्या का हल खोज लिया है। हमारी सरकार 2 वर्षों से गोबर 2 रुपए किलो खरीद रही है। सीएम ने कहा कि बजरंगबली और बजरंग दल में अंतर है। हम बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं। छत्तीसगढ़ में हर घर में रामायण करा रहे हैं। हर साल रामायण का पाठ जो है वो हम कराते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक के साथ साथ ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर अध्यात्म लोक एकात्म धाम का निर्माण हो रहा है। ओंकार पर्वत को काटकर 28 एकड़ जमीन पर इसकी स्थापना की जा रही है, जिसमें शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जल्द ही पीएम मोदी करने जा रहे हैं। महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास धर्म संस्कृति को विकसित किया जा रहा है। बात करें ओमकारेश्वर की तो यहाँ आकार ले रहे एकात्म धाम का निर्माण जोरों से चल रहा है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। 52 फीट ऊंचे आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य की बाल्य अवस्था की 108 फीट की मूर्ति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। राज्य की सबसे ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण इसी वर्ष सितंबर में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस निर्माण का काम दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात की। अब ये ओंकारेश्वर और महाकाल महाराज, एक तरफ महाकाल महालोक, दूसरी तरफ अद्वैत धाम। आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति और भगवान की कृपा तो बरसेगी ही, लेकिन भौतिक प्रगति भी जबरदस्त होगी। महाकाल महालोक से लेके ओंकारेश्वर भगवान तक, एकात्म धाम तक ये दिव्य क्षेत्र होगा। राज्य सरकार ने ओमकारेश्वर में आकार ले रहे एकात्म धाम प्रोजेक्ट को पहली बार अधिकृत तौर पर जनता के सामने रखा है। सीएम शिवराज ने शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का काम अगस्त तक पूरा करने को कहा है। बाकी एकात्म धाम प्रोजेक्ट के बचे हिस्से का काम दिसंबर 2024 तक पूरा करने का टारगेट है। इसके बनने के बाद निश्चित ही राज्य में अध्यात्म और संस्कृति का एक नया सोपान जुड़ जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता के साथ ओमकारेश्वर से मनोज त्रिवेदी की रिपोर्ट। रुक करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का बयान आया है। पेंडिंग बिल के मुद्दे पर रमेश बैस ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार की अपेक्षाएं दूसरी होती है, लेकिन राज्यपाल संविधान से बंधा है। राजनीति में वापसी पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्यपाल कोई भी ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं उतरना चाहता। महाराष्ट्र राज्यपाल होने के बाद इस तरह से आने की, एक तरीके से उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही महाराष्ट्र का राज्यपाल हूं और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, ऐसे में कोई भी ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं उतरना चाहता। हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो उचित होगा। सियासत में हनुमान की एंट्री पर भी राज्यपाल रमेश बैस जी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश राममय हो चुका है। हर युग में धर्म का महत्व रहा है। लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है। तो इन दिनों छत्तीसगढ़ आए हुए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी। हालांकि मूलतः वो छत्तीसगढ़ के ही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने नायाब अंदाज के लिए मशहूर हैं। उन्होंने एक बार फिर से ये साबित भी किया है कि वो सिर्फ मामा होने का दावा ही नहीं करते, बल्कि बतौर मामा स्नेहिल भूमिका भी वो निभाते हैं। दरअसल बालाघाट के भटेरा चौकी निवासी नीलिमा की शादी तय हो गई। शादी के दिन उसे वेयरहाउस और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में
नियुक्ति का समाचार मिला, उसे नियुक्ति आदेश लेने के लिए भोपाल बुलाया गया, लेकिन आयोजन की वजह से वो जाने में समर्थ नहीं थी और ऐसे में इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह को मिली तो उन्होंने वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अफसर को रिसेप्शन के मौके पर पहुंचकर नियुक्ति पत्र सौंपने के निर्देश दे दिए। हमारे विभाग से वैकेंसी निकली थी और उन्होंने अप्लाई भी किया था, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया हमें, तो हमारे विभाग द्वारा व्यापम द्वारा उनका चयन किया गया और उनके ही सम्मान में नियुक्ति पत्रक देने के लिए उन्होंने सीएम हाउस में कार्यक्रम रखा गया था। क्योंकि अब ये नीलिमा मतलब भोयार जो है उनकी 3 तारीख को शादी थी और 3 तारीख को ही ऑर्डर जारी हुए, तो वो शादी के कारण पहुंच नहीं पाई। वरिष्ठ कार्यालय ने मुझे निर्देशित किया कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनको उसी समय स्टेज पे जाके देना है। रीवा में बिछिया नदी बीते कई वर्षों से तेजी के साथ प्रदूषित हो रही है। शहर के कई मोहल्लों से निकलने वाली नालियां बड़े नालों में मिलती है और ये नाले बिछिया नदी में मिल रहे हैं। नालों का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित है कि नदी का पानी अब उपयोग करने के लायक भी नहीं है। आलम यह है कि नदी में नहाने से चर्म रोग हो रहे हैं, जबकि नदी का पानी बतौर पेयजल शहर के 30% लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि समाज सेवियों की पहल पर अविरल बिछिया निर्मल बिछिया अभियान भी चलाया गया, नदी की सफाई भी की गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद नदी में दोबारा से गंदगी का अंबार नजर आने लगा। बिछिया नदी है, ये इसका उद्गम स्थल ये है आपके मऊगंज के पास खैराकन किसरा गांव है, वहाँ की पहाड़ी से ये नदी निकली हुई है। जो शहरों का सीधे सीवर का पानी इसमें आ रहा है और शासन प्रशासन बार बार इस पर काम करने की तो पहल करती है, लेकिन बस काम शुरू होता है और बंद हो जाता है, लगातार इस पे काम नहीं हुआ। रीवा शहर की एक पुरानी ऐतिहासिक नदी है। इस नदी से पूरे शहर का पीने के लिए पानी सप्लाई होता है और वर्तमान में इस जीवनदायिनी नदी के नाम से ये बिछिया नदी जानी जाती है, लेकिन आज इसकी बहुत दयनीय हालत है। पूरे शहर का, पूरे मोहल्ले का कचरा, दूषित पानी, नाली का पानी इसी नदी में आता है। बहुत पुरानी नदी है और इस नदी में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, स्नान भी करते हैं। इस नदी का जितना भी पानी गंदा है ये देखा नहीं जा रहा है, इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ के बिसात में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।